डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक मेडिसिन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉर्टिसोल और इसकी फिजियोलॉजी, इसकी डेफिनेशन, ये कहाँ से ओरिजिनेशन है इसकी। उसके बाद हम लोगों ने आज उसकी पैथोलॉजी पढ़नी है, जिसमें पैथोलॉजी में उसमें आ जाती है कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम। एज यू नो कि कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग जो सिंड्रोम है, इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं। ये एक चीज़ नहीं है कि अगर आपके एमसीक्यू में कोई आंसर हो तो एक में डिज़ीज़ हो तो या तो आप कहें कि अगर एमसीक्यू में आए कि डिज़ीज़ है या सिंड्रोम है किसी एमसीक्यू के रिलेटेड, तो आपको लगे कि यार ये कुशिंग तो है, ठीक है। अब डिज़ीज़ और सिंड्रोम में से कहें, आप कहें कि यार ये तो सेम चीज़ें हैं, तो हम ना डिज़ीज़ पे लगा देते हैं, और अगर वो हो सिंड्रोम, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफरेंसेस याद रखना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंसेस याद होंगे तो एमसीक्यूज़ ठीक होंगे, ठीक है। कॉर्टिसोल को एक थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। इसकी ओरिजिनेशन हाइपोथैलेमस में है। वहाँ पर हमारे पास एक जैसे कह लेते हैं रिसेप्टर या हार्मोन है। तो ये जिसे हम तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ने ACTH बनाना है, ठीक है। ACTH जब बनेगा हमारे पास, उसके बाद ACTH ने जाके, मैंने आपको बताया था एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम होता है? एड्रीनल का ग्लैंड का काम होता है, उसका जो कॉर्टिक्स पार्ट होता है उसका काम होता है कॉर्टिसोल बनाना। जैसे ही हमारे पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जाएगा इसके पास, इस ACTH ने ना स्टिमुलेट करना होता है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड को, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये इसका जोना फेसिकुलेटा के पास जाता है और वहाँ से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जो हमारे पास जो हमारे पास मेडुला होता है एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट, वो हमारे पास नॉन एपिनेफ्रीन बनाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जब हमारे पास कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। डिजीज़ और सिंड्रोम में क्या फ़र्क है और इसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर इसकी सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें इसमें आज पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिज़ीज़ और सिंड्रोम में फ़र्क क्या होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है। जैसे प्राइमरी था, सेकेंडरी था, कि प्राइमरी में इनसाइड द ग्लैंड हमारे पास जो होता है ना, कि प्राइमरी में इनसाइड द ग्लैंड हमारे पास होता है, डिफेक्ट होता है, और हमारे पास सेकेंडरी में आउटसाइड द ग्लैंड हमारे पास जो डिफेक्ट होता है उससे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, या हाइपोथायराइडिज्म। अब हम लोग इसका ना थोड़ा सा ऑपोजिट है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग डिजीज़ और सिंड्रोम में डिफरेंस देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पे भी है, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पे भी है। अब इस ग्लैंड के अंदर, इनसाइड द ग्लैंड, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा के दरमियान, ठीक है, या फिर इनसाइड द ग्लैंड अगर कोई ट्यूमर है, एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है, एड्रीनल ग्लैंड का, ठीक है, सिर्फ ग्लैंड का इट्सेल्फ ट्यूमर है, तो वो होगा हमारे पास कुशन सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं एक पॉइंट है, जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी की तरह अगर डिजीज़ की बात करें तो इट्सेल्फ ग्लैंड इज़ ओके, इट्सेल्फ ग्लैंड इज़ ओके, बट जो मसला है वो हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस से आने वाला सिग्नल, यहाँ पे कोई पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है, यहाँ से किसी आउटसाइड जो हाइपोथैलेमस है उसका ट्यूमर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंड्रोम में कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो ACTH है, हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है, ACTH अपना आके वर्क कर रहा है एड्रीनल ग्लैंड पे, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड का आगे से ट्यूमर है, वो कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। ब्रेन क्या देखेगा, ब्रेन देखेगा यार ये तो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, ब्रेन सप्रेस कर देगा ACTH को, ठीक है। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को ये क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो जब भी लैब वैल्यूज़ आपको दिखाई जाएँ एग्ज़ाम में कि कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और ACTH का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो हमेशा कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है, क्योंकि कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा होता है। तो ब्रेन क्या करता है, ACTH को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से उसकी अमाउंट जो है, उसकी जो कह सकते हैं जिसका, तो इसमें क्या होता है कि जब भी जब भी वैल्यूज़ में कॉर्टिसोल ज़्यादा और ACTH डिक्रीज़ हो, तो आपने उसका जो ऑप्शन लगाना है वो सिंड्रोम है। एज़ कम्पेयर टू इट, जैसे मैंने पहले बताया कि डिजीज़ में क्या होता है कि इट सेल्फ ग्लैंड परफेक्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में होगा। तो जो हाइपोथैलेमस में क्या होगा कि यहाँ पे इसका मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, ठीक है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, उसने तो ACTH ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, क्योंकि वो एबनॉर्मली वर्क कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, क्योंकि ACTH एंटीरियर पिट्यूटरी में बनता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है उधर से, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्क करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉर्टिसोल
दोनों में इंक्रीज़ होता है, पर ACTH हमारे पास डिज़ीज़ में इंक्रीज़ होता है लेकिन सिंड्रोम में डिक्रीज़ होता है। डिज़ीज़ में इंक्रीज़ होता है और हमारे पास सिंड्रोम में डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास एक बेसिक इसका हो गया डिज़ीज़ और सिंड्रोम में। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि ना उसके मसला है हाइपोथैलेमस में, ना उसका इटसेल्फ ग्लैंड का मसला है। तो ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को कुशिंग डिजीज़ या फिर कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, या किस वजह से हो सकता है। तो उसमें बुक में भी दिया हुआ है, इसे कहते हैं इटोपिक काज, ठीक है, एक्टोपिक काज। इसमें क्या है, लेट्स सपोज लंग्स हैं, आप कह लें कि एक ओल्ड एज के पेशेंट हैं, मतलब 65 ईयर ओल्ड, वो क्रोनिक स्मोकर हैं, ठीक है, क्रोनिक स्मोकर हैं, एड्रीनल ग्लैंड की उनको इंसफिशिएंसी है, लाइक उन्हें कुशिंग डिजीज़ ऑलरेडी डायग्नोज हुई है, ठीक है। तो उनका कोर्टिसोल का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे इंक्रीज़ हुआ है, तो क्या होता है कि लंग कैंसर में जो, अब देखें यहाँ पे सबसे मेजर उन्होंने पॉइंट दिया कि वो जो 65 ईयर ओल्ड थे वो स्मोकर थे, ठीक है। तो स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारे लंग्स में स्मॉल सेल, ठीक है, लंग कैंसर बन जाता है, ठीक है, स्मॉल सेल लंग कैंसर बन जाता है। वो स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या करता है, वो ACTH भी ज़्यादा कर देता है जाके, ठीक है, वो ACTH भी ज़्यादा करता है, ADH भी, क्योंकि वो एबनॉर्मली वर्क कर रहा होता है, ठीक है। वो जाके एबनॉर्मल हमारे जो हमारे पास जो हमारा हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ये जाके एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टिसोल बनेगी, ठीक है। जब ये सेल ज़्यादा से ज़्यादा अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से ACTH और ADH को स्टिमुलेट करता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ट्यूमर है ना ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ये जाके स्टिमुलेट करेगा हमारे ACTH और इनको, जिसकी वजह से वो ACTH ज़्यादा से ज़्यादा एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और जो हमारे पास कॉर्टिसोल है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एटोपिक कॉज है। एटोपिक कॉज में ना कोई ग्लैंड के अंदर मसला था, ना कोई हाइपोथैलेमस CNS के अंदर मसला था। मसला आउटसाइड द ग्लैंड और आउटसाइड द हाइपोथैलेमस था, लंग्स का मसला था, ठीक है, इसे एटोपिक कॉज कहते हैं। उसके बाद पढ़ लेते हैं कि कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ होता है। उसमें क्या होता है, क्रॉनिक जो पेशेंट्स होते हैं जो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, क्रोनिक पेशेंट जो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, मोस्टली ऑटो इम्यून डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं ना, हम उन्हें स्टीरॉइड्स देते हैं। उसमें क्या होता है, स्टीरॉइड में हम लोग क्या दे रहे होते हैं, बाहर से कोर्टिसोल का लेवल बाहर से हम दे रहे होते हैं। तो जो स्टीरॉइड्स हम लोग इसको बोलेंगे एक्सोजीनियस, ठीक है, एक्सोजीनियस हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं, तो उनमें स्टीरॉइड्स होती हैं। वो स्टीरॉइड्स का लेवल बॉडी में जाके बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का ACTH डिक्रीज़ हो जाता है। अब बात आती है कि ACTH डिक्रीज़ कैसे होता है। वो ऐसे होता है कि जब हमारे पास कोर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, ब्रेन ACTH को सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रोनिक स्टीरॉइड्स की काज होती है, जिसकी वजह से हमारा ACTH डिक्रीज़ होता है, ठीक है, और क्रोनिक इंक्रीज़ हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, इस तरह हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, जिसकी वजह से हमारे कुशिंग डिजीज़ हो रहा होता है, जिसमें ACTH ज़्यादा होता है, ये भी एक कॉज है। अगर एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है तो भी हमारे पास कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। अब सबसे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कभी कभी ये चीज़ आती है कि आप बताएं कि दोनों सेल्स में, ठीक है, किस में हमारे पास जो सेल्स हैं, ठीक है, उसमें सेल की हाइपरट्रॉफी होती है या एट्रॉफी होती है, मतलब एड्रेनल ग्लैंड की एट्रॉफी होगी या फिर हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। कौन कौन से वो कॉजेज़ हैं, तो ये मैंने 2 एड्रीनल ग्लैंड्स बना लिए हैं, ठीक है। इन पे ACTH ने जाके इन दोनों को स्टिमुलेट करना होता है, बाईलैटरल समझ लें, ठीक है। ACTH का काम ही होता है एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। अब क्या होगा कि जब हम लोग इसको, ये जब भी कोई मसला होगा तो ACTH ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। जब ACTH ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जाके एक्टिवेट करेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो हमारे पास ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि ACTH ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास बुक्स में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो एड्रीनल्स ग्लैंड है इनका बाईलेटरल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाईलेटरल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ये एक चीज़ है। और लेट्स सपोज बुक में ये एक लिखा हुआ है बाईलेटरल हाइपरप्लेजिया, और लेट्स सपोज हमारे पास ग्लैंड में एक पार्ट में मसला है, ठीक है, ग्लैंड के ये एक पार्ट में मसला है जिसकी वजह से कोर्टिसोल इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लैंड में मसला है जिसकी वजह से कोर्टिसोल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास यूनिलेटरल हो जाएगा, ठीक है, यूनिलेटरल एट्रॉफी हो जाएगी। और समटाइम्स ऐसे होता है कि दोनों ग्लैंड्स की भी एट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारे पास एट्रॉफी है, यूनिलेटरल ग्लैंड की एट्रॉफी, और समटाइम दोनों की भी एट्रॉफी हो जाती है जब कोर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा होता है, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सिम्टम्स की कि किन सिम्टम्स की वजह से। कॉजेज़ में 3 चीज़ें याद रखनी है, क्रोनिक स्टीरॉइड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर, एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर, और ये जो हमारे पास हाइपरप्लेजिया बाइलेटरल, ये इन चीज़ों की वजह से जब ये होता है तो हमारे पास नेक्स्ट सिम्टम। अब ये हमने ये देखना है कि इनसे सिम्टम्स क्या आते हैं, डिजीज़, सिंड्रोम, और इन कॉजेज़ की वजह से जो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात कर लें तो वो सिंपल जो हमारे मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था कि हमारे पास सिम्टम्स लिवर पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यहाँ पे फैट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें मून फेस वगैरह होगा, कोलेजन कम होगा, स्किन के मतलब स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह सेम यहाँ पे जब लोगों का बीटा रिसेप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा तो हाइपरटेंशन होगी, एब्डोमिनल स्ट्राया बन जाएंगे, कोलेजन कम होगा तो स्किन थिन हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी पेशेंट को डायबिटीज़ होगी, फैट की रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शंस होंगी, ओबेसिटी होगी, सेंट्रल एरिया में पेरिफेरल एरिया से फैट की लाइपोलाइसिस हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी मेडिसिन्स पे। सिम्टम्स के बाद, ये सिम्टम्स हो गए, उसके बाद हम लोगों ने मेडिसिन पढ़नी है, मतलब कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे जिसके थ्रू हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि भाई इसको कुशिंग डिजीज़ है, कुशिंग सिंड्रोम है, या कौन सी चीज़ इसमें, या कोई टॉपिक कॉज है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास 3 टेस्ट में से 2 टेस्ट पॉजिटिव आना ज़रूरी है। कोई अगर एक टेस्ट, लेट्स सपोज अगर यूरिन टेस्ट हमारे पास नेगेटिव आ गया और ये हमारे पास सलाइवा टेस्ट पॉजिटिव आ गए, तो हम ये नहीं डायग्नोस कर सकते कि यार ये कुशिंग डिजीज़ है, ये कुशिंग सिंड्रोम है, या हमें 2 टेस्ट पॉजिटिव मस्ट चाहिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है लेट नाइट स्लाइवरी कॉर्टिसोल। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को कहते हैं कि 10-11 बजे का जो टाइम है, मतलब मिड नाइट या नाइट को आपने अपना सलाइवा लेना है, ठीक है, उसको हॉस्पिटल लेके आना है, और फिर उसमें अपना उसका कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं यूरिन कोर्टिसोल लेवल। उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि 24 आवर्स का अपना यूरिन कलेक्ट करके हॉस्पिटल लेके आओ, फिर हम उसका कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं। अगर वो इंक्रीज़ होगा तो इट्स मीन कि उसको कोई डिजीज़ है, ठीक है, कुशिंग्स डिजीज। उसके बाद ये चीज़ होगी। उसके बाद जो लास्ट है, एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो डोज डेक्सामेथासोन है और एक होता है हाई डोज डेक्सामेथासोन। इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमेशा याद रखिएगा, जो लो डोज डेक्सामेथासोन होता है वो हमेशा बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोर्टिसोल, लो डोज डेक्सामेथासोन हमेशा कोर्टिसोल का लेवल चेक करने के लिए होता है, ठीक है। सबसे पहले ऐसा देखते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने मुझे अपने सिम्टम्स बताए, मैं उसे क्या करती हूँ, ये 2 टेस्ट में अगर उसके नेगेटिव आ रहे हैं या एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, मैं शिफ्ट कर देती हूँ उसे। उसका मैं कहती हूँ चलो अब मैं इसका लो डोज डेक्सामेथासोन का टेस्ट कर लेती हूँ, मे बी वो पॉजिटिव आए तो उसके हिसाब से मुझसे फिर ट्रीट कर सके। तो नॉर्मल पर्सन, एक पहले नॉर्मल पर्सन ले लेते हैं, उसके बाद एक सिक पर्सन ले लेते हैं। नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, जब मैं उसे लो डोज डेक्सामेथासोन दूंगी, मतलब स्टीरॉयड देंगे, जब उसे स्टीरॉयड्स देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा और ACTH भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक हेल्दी पर्सन है, ये कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दे रहा, इससे इसका डिक्रीज़ हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू जो अफेक्टेड पेशेंट है जिसको सिम्टम्स है, उसमें क्या होगा, कोर्टिसोल लेवल का जो कोर्टिसोल लेवल है उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कोर्टिसोल इंक्रीज़ होगा तो वो ऑटोमेटिकली जाके ACTH को भी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टेस्ट थे कोर्टिसोल को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अब हम लोगों ने ये तो कह लिया कि हमने कोर्टिसोल का लेवल चेक कर लिया, ठीक है। अब हमने कोर्टिसोल का अगर लेवल तो चेक कर लिया, लेकिन अब हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये डिजीज़ है या फिर सिंड्रोम है या फिर कोई एटोपिक कॉज है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने हमेशा याद रखना है कि जब कुशिंग डिजीज़ होती है तो उसमें ACTP ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, वो इसलिए होता है, ACPTH ज़्यादा होता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि जो मसला होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो सकता है, और ACTH हमारे पास सिंड्रोम में हमेशा कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ग्लैंड है उसका मसला होता है, ठीक है। ग्लैंड का मसला होगा तो हमारा ब्रेन क्या करे, ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन इसको सप्रेस कर देगा, कोर्टिसोल यहाँ से ज़्यादा बन जाएगा। जब हमारे पास इटोपिक काज होगी, ठीक है, जब भी लंग कैंसर होगा तो ATCH ज़्यादा बनेगा। ATCH ज़्यादा इसलिए बनेगा, ACTH इसलिए ज़्यादा बनेगा क्योंकि वो लंग में ट्यूमर है उसकी वजह से ACTH बन रहा है। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करने का जो हमारे पास टेस्ट है, इसको डिफ्रेंशिएट करने का टेस्ट है, जब तक वो नहीं होगा हम लोग कोई डायग्नोज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके टेस्ट के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
उसमें से सबसे पहले अच्छा, अब हमने चेक करना है कि रेदर इट्स मेक फ्रॉम लंग से हमारे पास ये ACTH का बन रहा है या ब्रेन से। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। उसमें जो हमारे पास आती थी, हम लोगों ने फर्दर ट्रेस करना है, जिसमें हमने अब पेशेंट को देना हाई डोज डेक्सामेथासोन। पहले हम लोगों ये जो हाई डोज डेक्सामेथासोन है वो ACTH को चेक करने के लिए लेते हैं, और जो लो डेक्सामेथासोन है वो कोर्टिसोल का लेवल चेक करने के लिए देते हैं। तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास हाई डोज डेक्सामेथासोन है ये हमेशा ACTH के लिए करते हैं, और लो जो हमारे पास डेक्सामेथासोन है ये कोर्टिसोल के लिए चेक करते हैं। अब हम लोग देखना है कि मसला ब्रेन में, अगर ये ACTH ज़्यादा है तो ये मसला ब्रेन में आ रहा है या फिर हमारे पास लंग्स में आ रहा है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हम लोग हाई डोज डेक्सामेथासोन देंगे पेशेंट को, तो उसमें हम लोगों ने अब ACTH का लेवल चेक करना है। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन देने की वजह से पेशेंट को ACTH का जो है हमारे पास वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो उसका मसला ब्रेन में है। ठीक है, मतलब उसका मसला ब्रेन में है, तो इट्स मीन उसको कुशिंग क्या है, कुशिंग डिजीज़ है, क्योंकि उसका मसला ब्रेन में है। ठीक है, मतलब आपने अभी इस कुशिंग डिजीज़ को ना देखें, बस आपने ये देखना है कि हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन करनी है। अगर ACTH का लेवल कम हो रहा है हाई डोज डेक्सामेथासोन देने की वजह से, तो पेशेंट को क्या होगा कि ब्रेन में मसला होगा, फिर हम उसका MRI ब्रेन का कर लेंगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर उसका ACTH का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट्स मीन कि वो जो बन रहा है वो एटोपिक उसकी कॉज है, मतलब वो लंग्स का हो सकता है, किसी भी जगह का कैंसर हो सकता है। तो हम उस पेशेंट का, लेट्स सपोज अगर लंग्स का है तो हम CT स्कैन करेंगे। ठीक है, ब्रेन का होगा तो MRI करेंगे, लंग्स का होगा तो CT स्कैन करेंगे। ब्रेन में अगर ACTH अगर हमें कम मिलेगा हाई डोज में, तो क्या होगा हमारे पास जो अगर हमारे पास लंग्स में ज़्यादा होगा तो इटोपिक काज होगी। ठीक है, हाई डोज यूज़ करते हैं, दोबारा मैं बताऊं, ACTH के लिए, लो डोज डेक्सामेथासोन के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि कुशिंग डिज़ीज़ और कुशिंग सिंड्रोम में इंपॉर्टेंट थी। ये कुशिंग डिज़ीज़ कुशिंग सिंड्रोम को पढ़ लीजिएगा, इसको मैं आपको एक USMLE की बुक से भी ओवरव्यू करवा देती हूँ। कुशिंग सिंड्रोम है ये फर्स्ट बेसिक्स की बुक्स में से, ये सिंपल, इसमें सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके सिम्टम्स, मून फेसेस मैंने आपको बताया था, जब फेस पे फैल्स आ जाता है, ये बफेलो नेक्ड है। ठीक है, और 20 में लिखा हुआ है हाइपर पिगमेंटेशन, तो ये हाइपर पिगमेंटेशन हुई है पेशेंट को। और बाकी ये 24 फ्री कोर्टिसोल हमने चेक करना है, लेट लाइन स्लाइवरी, और मतलब इसमें जो भी है। अच्छा, कोर्टिसोल की जो लो डोज है ना, जो हमने लो डोज देनी थी वो हमने 1 mg देनी है, और जब हाई डोज देनी है उसी की, तो डेक्सामेथासोन की, तो वो 8 mg देनी है। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न है। उसके बाद आ जाती है USMLE की स्टेप 2 जो क्लिनिकल है। तो उसमें ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास सारा लिखा हुआ है, एलिवेटेड सीरम का ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये सारे उसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं, ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। जब कुशिंग सिंड्रोम हो तो टू मच कोर्टिसोल, कुशिंग डिजीज़ हो तो टू मच कोर्टिसोल फ्रॉम द ACTH प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, कि जिधर से वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन कुशिंग डिजीज़ कोर्टिसोल सिक्रेशन रिमेन्स एलिवेटेड विद लो डोज 1 mg डेक्सामेथासोन, पर कोर्टिसोल का लेवल सप्रेस हो जाता है जब हम उसे हाई डोज देते हैं 8 mg की। ठीक है, उसके बाद ये निमोनिक सा बनाया हुआ है उन्होंने, जो कह सकते हैं आपके सिम्टम्स का हिसाब से। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है सारा उसका, ये टेबल आप लोगों ने पढ़ लेना है। जो वो 24 आवर्स वाला था वो सारा MRI है सब। उसके बाद ट्रीटमेंट पे आए तो एक्सोजीनियस ट्रीटमेंट में होता है कि हम लोग स्टॉप कर दें जो ग्लूकोकॉर्टिस जो हम लोग स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। उसके बाद एंडोजीनियस में सर्जिकल हम लोग रिसेक्शन कर देते हैं, सोर्स को भी, पिट्यूटरी, एड्रीनल, एटोपिक, जो भी होता है, जो प्राइमरी लेजन्स को हम रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाती है बात वैल्यूज़ की। तो 24 और यूरिनरी कोर्टिसोल हमारे पास चारों में इंक्रीज़ होता है, डिजीज़ में, सिंड्रोम में, एक्सोजीनियस में, इटोपिक में। ठीक है, जो साइलेवरी है वो भी सब में इंक्रीज़ होता है। जो ACTH है वो हमारे पास डिजीज़ में इंक्रीज़ होगा, एक्सोजीनियस और उसके बाद जो हमारे पास सिंड्रोम है उसमें डिक्रीज़ होगा। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट मॉनिटरिंग कोर्टिसोल लेवल, यहाँ पे कोर्टिसोल लेवल चेक करना है लो डोज में और हाई डोज में। हाई डोज मैंने लो डोज 1 mg बताई थी, हाई डोज 8 mg बताई थी। तो जो डिज़ीज़ है उसमें क्या होता है कि लो डोज पे वो इंक्रीज़ ही रहता है और हाई डोज पे डिक्रीज़ हो जाता है। और ये जो एक्सोजीनियस है और ये जो क्वेश्चन है इस पर ये नॉट कैपेबल है। ठीक है, उसके बाद आप बात कर लेते हैं
एटॉपिक की, तो उसमें ये दोनों में इंक्रीज़ रहता है, लो डोज में इंक्रीज़ रहता है और हाई डोज में भी इंक्रीज़ रहता है। तो ये दोनों बुक्स इसके थे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लेना। आई होप आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझसे आपने पूछना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।